पढ़ने वाले साथियों को यूपीएससी कंटेंट में स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी द्वारा जो एईडीओ का एग्ज़ाम लेना है उसी के प्रश्न पत्र का एनालिसिस करेंगे और यह प्रश्न पत्र ईडीयूटेरिया द्वारा डिजाइन किया गया है। तो फ्रेंड चलिए सीधे चलते हैं पहला प्रश्न पे। तो फ्रेंड पहला प्रश्न है, स्टेटमेंट बेसिस प्रश्न है और स्टेटमेंट बेसिस प्रश्न में थोड़ा नॉलेज डीप होना बहुत ही आवश्यक है। तो पहला स्टेटमेंट है फ्रेंड, बांग्लादेश, चीन एवं पाकिस्तान से भारत के 5 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। तो फ्रेंड अगर इस स्टेटमेंट को कट करना है तो पहले हम आ जाएंगे पाकिस्तान, और पाकिस्तान की सीमा किन किन राज्यों से लगती है। तो गुजरात से लगती है, राजस्थान से लगता है, पंजाब से लगता है और फ्रेंड इसके बाद लद्दाख और जम्मू कश्मीर से लगता है। तो 3 राज्य से ही लगता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसके बाद फ्रेंड दूसरा स्टेटमेंट को देखेंगे तो त्रिपुरा चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। त्रिपुरा है जो बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है। इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है फ्रेंड, भूटान और म्यांमार से भारत के 4 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद फ्रेंड देखेंगे भूटान की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है। जैसे ही बात आएगा भूटान का बात तो आपको याद कर लेना है पास। पास से हो जाएगा, पी से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ए से असम हो जाएगा और ए से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और एस से सिक्किम हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड हम ये जानना है कि भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है। तो भूटान की आधिकारिक भाषा है जो जोंग खा है, भूटान की आधिकारिक भाषा। उसी तरह फ्रेंड म्यांमार की सीमा किन किन राज्यों से लगती है। तो म्यांमार की सीमा भी 4 राज्यों से लगती है। आपको याद कर लेना है मन में MAN, मन में एम से हो जाएगा फ्रेंड मणिपुर, ए से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, एन से हो जाएगा नागालैंड और मी से हो जाएगा मिजोरम। इसके बाद फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 है, जब एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाई जाती है तो उस कृषि प्रणाली को कहा जाता है। तो उस कृषि प्रणाली को रोपण कृषि कहा जाता है। इसके बाद हम लोग तीसरा प्रश्न को देखेंगे। तो फ्रेंड तीसरा प्रश्न है, इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है, यानी ह्यूमिडिटी की मात्रा कम होती है और इस मृदा में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। यह विशेषता किस मिट्टी के संबंध में है। तो यह विशेषता लेटराइट मिट्टी में पाया जाता है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि इनमें से निम्न कथन पर विचार करें। विशाखापत्तनम एक भू अवध पतन है, यह स्टेटमेंट सही है। इसके बाद है चेन्नई पतन एक प्राकृतिक पतन है, ये स्टेटमेंट गलत है। चेन्नई पतन है जो कृत्रिम है, कृत्रिम आर्टिफिशियल है। इसके बाद है चेन्नई पतन का पोताश्रय सबसे गहरा है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो फ्रेंड राइट स्टेटमेंट जो है केवल ए है, यानी एक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 है, बृहद ट्रंक मार्ग किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड बृहद ट्रंक मार्ग उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को कहा जाता है और यह सबसे व्यस्त व्यापारिक समुद्री मार्ग है। इसी समुद्री मार्ग से व्यापार किया जाता है और सबसे व्यस्तम है। फ्रेंड उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को जोड़ने का कार्य उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग द्वारा किया जाता है और उत्तरी अटलांटिक है जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर ही है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 है, पारितंत्र को परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा
जीवधारियों को आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं उसी को बोला जाता है पारितंत्र। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, नदियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में सही क्रम में कौन सा है? तो फ्रेंड आपने अक्सर पढ़ा होगा कि ऊपर से गुजरती है रावी नदी, फिर चिनाब नदी, चिनाब नदी में रावी नदी मिल जाती है, और उसके बाद फ्रेंड आपने देखा होगा कि नर्मदा नदी बहती है, और नर्मदा नदी के नीचे ही ताप्ती नदी भी बहती है। इसके बाद कावेरी नदी बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी, चिनाब, नर्मदा, ताप्ती और कावेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? महासागरों की औसत लवणता 31% होता है। तो फ्रेंड 31% नहीं, 35% होता है। इसके बाद मृत सागर की लवणता 310 ग्राम प्रति लीटर है। ये भी स्टेटमेंट गलत है, 310 नहीं, 340 340 लीटर प्रति ग्राम है। इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है, मृत सागर इजराइल, जॉर्डन और वेस्ट बैंक की सीमा पर स्थित है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में सही मिलान करना है। तो केसर कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। और जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे अधिक होता है? तो पुलवामा में, पुलवामा में सबसे अधिक केसर होता है फ्रेंड। इसके बाद है जीरा कहाँ होता है? तो जीरा राजस्थान में होता है। हल्दी महाराष्ट्र में होता है। वही काली मिर्च की बात किया जाए तो केरल में होता है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 है, भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी गलत कथन को चूज करना है। तो भू अस्थायी उपग्रह है जो पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करती है, यह स्टेटमेंट सही है। इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। 24 घंटा में ही पूरा परिक्रमण करता है। इसके बाद फ्रेंड यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, तो ये गलत है। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं होता है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है 1m बराबर 1+d/f होता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कथन को चुनना है। तो फ्रेंड नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, यह स्टेटमेंट सही है। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। फ्रेंड आपने अक्सर देखा होगा जब ह्यूमिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है तथा आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल घटती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं गलत है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, जब सूरज की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटना जिम्मेदार है? तो फ्रेंड जब इंद्रधनुष का घटना जब घटता है तो इसमें परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। तो इसमें हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 है, बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल, कार आदि में किया जाता है क्योंकि? तो फ्रेंड बॉल बेयरिंग जो है वो क्या करता है कि घर्षण को कम करता है, यानी पहिए और धुरी के बीच संपर्क का वास्तविक क्षेत्र बढ़ जाता है, ये गलत है। पहिए और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है, ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15,
एक कार की गति 10 सेकंड है, ये न्यूमेरिकल है फ्रेंड। तो इसका त्वरण निकालना है, तो इसका होता है त्वरण ए बराबर v माइनस यू बटा टी। जब इसे निकालोगे फ्रेंड तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो जब बदलोगे तो आ जाएगा 0.83 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जरूर इसे मीटर प्रति सेकंड में दोनों को जरूर बदलना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 16। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है, यानी परमाणु का भाग नहीं है। तो फ्रेंड फोटोन है जो नहीं है। फोटोन एक प्रकार का एनर्जी है और इसमें ना ही तो मास होता है और ना ही इस पर कोई चार्ज होता है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 17 है, जब जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यह अम्लीय प्रकृति का होता है, ये सही है। फ्रेंड जैसे ही अगर बात किया जाए जल, तो H2O में प्लस CO मिलाते हैं तो बनता है H2CO3 बनता है, यानी इसी को बोला जाता है फ्रेंड कार्बोनिक अम्ल। इसलिए यह अम्लीय प्रकृति का होता है। अब से फ्रेंड प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक है, ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद है प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है, ये भी सही है। और आपसे पूछ दिया जाएगा कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का प्राकृतिक रबर बहुलक है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी इनमें सभी सही है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 19 है कि क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु तत्व का अयस्क है। तो फ्रेंड क्यूपराइट से नजर ही आ रहा है कॉपर का ये अयस्क है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 20, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत कथन को हमें चुनना है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है, इसे फ्रेंड पेंडिंग में रखते हैं। अब यहाँ देखिए सेकेंड स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। तो ये रदरफोर्ड ने बताया था इलेक्ट्रॉन, वैसे इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज जिस पे होता है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। इसके बाद है परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ये स्टेटमेंट गलत है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 21 बायोलॉजी से है, पेप्टोन तथा पेप्टाइड किस प्रकार के प्रोटीन का उदाहरण है। तो फ्रेंड यह व्युत्पन्न प्रोटीन का उदाहरण है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अस्थि मज्जा में पाए जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करता है। तो फ्रेंड मूल कोशिका ओरिजिन सेल है जो कार्य मरम्मत के लिए करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 23 को देखेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए एक प्रमुख आवश्यक लिपोफिलिक विटामिन कौन सा है। तो फ्रेंड लिपोफिलिक विटामिन जैसे ही बात आता है उसे विटामिन ई को ही कहते हैं और वसा में घुलनशील भी होता है। लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है सभी वसा में घुलने वाला विटामिन है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई। इसके बाद फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक इबोला रोग का कारण है। तो आपने अक्सर देखा होगा इबोला रोग है जो वायरस से होता है।
इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा अपुष्पी है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा। फ्रेंड टेरिडोफाइटा, थाइलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, जब ये तीनों समूह मिल जाता है तो इसी को बोला जाता है क्रिप्टोगेम। क्रिप्टोगैम बोला जाता है। थाइलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा के समूह को मिला दिया जाता है तो इसी को बोला जाता है क्रिप्टोगेम और अपुष्पी का एग्जाम्पल बन जाता है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत उपयोग कर इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो फ्रेंड 1% ही करता है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 27 है, पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपा सतह है जो पराग को फंसाकर रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तिकाग्र। फ्रेंड इसी को अंग्रेजी में बोला जाता है अस्टिग्मा। अस्टिग्मा यही फंसा करके रखता है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 28। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 28 है, जोड़ों यानी ज्वाइंट के बीच मौजूद द्रव जो ज्वाइंट की गति को आसान बनाता है क्या कहलाता है? तो फ्रेंड कहलाता है जो सिनोबियल। सिनोबियल कहलाता है। ये क्या करता है कि ज्वाइंट पे चिपचिपा बन जाता है और वही ज्वाइंट को फ्लेक्सिबल होने में सहायता प्रदान करता है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगर फ्रेंड बात किया जाए कार्टिलेज, कार्टिलेज को बोला जाता है उपास्थि, हिंदी में बोलेंगे इसको उपास्थि। तो कार्टिलेज भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। टेंडन तो आप लोग जानते ही होंगे, टेंडन भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न इनमें से कौन गैसों में डिफ्यूजन दिखाता है? तो फ्रेंड गैसों में डिफ्यूजन का मतलब विसरण कौन दिखलाता है? तो कमरे में परफ्यूम का फैलना डिफ्यूजन दिखलाता है। फ्रेंड अगर आप कमरा में परफ्यूम मारोगे तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है और हवा में घुल मिल जाता है, घुल मिल जाता है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को है सही मिलान करना है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस कहते हैं, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस है और न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, सौदरानंद किसकी रचना है? तो फ्रेंड सौदरानंद है पुस्तक जो अश्वघोष द्वारा लिखा गया है और यह संस्कृत में पुस्तक लिखा गया है अश्वघोष द्वारा। इसके बाद फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। तो 32 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो फ्रेंड आपने देखा होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी दिया था, फिरोज शाह तुगलक ने भी इसे बनवाने में काम किया, इल्तुतमिश ने भी बनवाने का काम किया, गयासुद्दीन तुगलक इसमें कोई कार्य नहीं किया है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। तो फ्रेंड 33 प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया। इसके बाद फ्रेंड सिख धर्म के पवित्र आदि ग्रंथ का संकलन कब किया गया? तो आदि ग्रंथ का संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया था। कब? 1604 में किया गया था। इसके बाद फ्रेंड हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रथम जैन सभा का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो पाटलिपुत्र में किया गया। इसके बाद फ्रेंड अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासन काल से संबंधित है? तो वे शिवाजी के शासनकाल से संबंधित है। इसके बाद है मौर्यकालीन अभिलेख
बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो फ्रेंड लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा, इनमें सभी है। और जो लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज है, ये चंपारण में स्थित है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। 38 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में सबसे पहले कौन सी घटना घटी? तो फ्रेंड गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च में हुआ था। पूना समझौता का तो 5 मार्च 1931 में हुआ था। और पूना समझौता को तो साइड ही कर दीजिए, सबसे पहले घटना कह रहा तो 1932 में हुआ था। फ्रेंड भगत सिंह की फांसी हुआ था जो 1931 में हुआ था, लेकिन मार्च में हुआ था, 5 मार्च के बाद ही हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो हुआ था फ्रेंड, ये भी 5 मार्च के बाद ही हुआ था। और राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जो कराची में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, सबसे पहले घटना घटी थी गांधी इरविन समझौता। इसके बाद फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौन है फ्रेंड? तो बी.डी. सावरकर इसका लेखक हैं। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली गवर्नर जनरल परिषद का विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया? तो ये किया गया 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत किया गया। इसके बाद फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। लग तो नहीं रहा है फ्रेंड कि AEDO का क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन इसमें लूज दिया गया है। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय थे। इसके बाद फ्रेंड हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 42 है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, तो वो था प्रथा रैयत बाड़ी प्रथा। रैयत बाड़ी प्रथा सबसे पहले मद्रास में लागू हुआ टॉमस मुनरो द्वारा। इसके बाद फ्रेंड 43 नंबर क्वेश्चन है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड वुड डिस्पैच सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई, यह सही है। विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई, ये भी स्टेटमेंट सही है। शिक्षा के सभी स्तरों पर अंग्रेजी की शिक्षण माध्यम के रूप में सिफारिश की गई, फ्रेंड ये डाउटफुल स्टेटमेंट है। अंग्रेजी नहीं, स्थानीय भाषा के रूप में सिफारिश की गई थी, ये स्टेटमेंट गलत होना चाहिए। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर आंसर इसका हो जाएगा केवल 1 और 2 स्टेटमेंट सही है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट को किसने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। इसके बाद फ्रेंड हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो फ्रेंड राजेंद्र प्रसाद भाग नहीं लिए थे। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 47, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या था? तो फ्रेंड मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना, यही मुख्य कारण था। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 48, बिहार में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी? तो सर्वप्रथम कौन कंपनी आई थी बिहार में? तो पुर्तगाली कंपनी सर्वप्रथम आया था। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो फ्रेंड और कौन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर जाफर। मीर जाफर सिराजुद्दौला का प्रधान सेनापति था। और मीर जाफर हो गया। और फ्रेंड 2-3 और थे जो गद्दार थे, सिराजुद्दौला को हराने में इन्हीं लोग ने काम किया था। इसके बाद देखेंगे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 50। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह
दामन एक कोह के क्षेत्र से, दामन एक कोह के क्षेत्र से संबंधित है। तो फ्रेंड संथाल विद्रोह दामन एक कोह के क्षेत्र से संबंधित है। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। और फ्रेंड मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा द्वारा किया गया था। और बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में होता है और 25 साल की आयु में 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है। और फ्रेंड बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। उसी दिन 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हुआ था। इसके बाद फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 51 है, बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो 8 बार लगा है। सबसे अंतिम बार किसके शासन में लगा? तो राज्यपाल उस समय थे बूटा सिंह के समय लगा था। कब? 2005 में लगा था। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 52 है, जिला परिषद अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो किसे सौंपेगा फ्रेंड? जिला परिषद के उपाध्यक्ष को सौंपेगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 53 में इसे सही मिलान करना है। 53 में सही मिलान करना है फ्रेंड। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, तो ये हो जाएगा 129। इसके बाद फ्रेंड सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार 131। इसके बाद फ्रेंड इतना मिलान करते हैं, बी का दूसरा और डी का चौथा, बी का दूसरा और डी का चौथा। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 2, 1, 3। अरे यार कंफ्यूजिंग दे दिया, रुके फ्रेंड। सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार ए का चौथा, विशेष इजाजत तो ए का चौथा, बी का दूसरा, ए का चौथा, बी का दूसरा। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 4, 2, 1, 3। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 54 है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का प्रावधान है? तो भाग 5 में केंद्र सरकार का प्रावधान है। फिर इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 55 है, वित्त आयोग में शामिल हैं। तो वित्त आयोग में शामिल होता है एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होता है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 56, पंचायती राज संस्था से जुड़ी निम्नलिखित समितियों पर विचार करें। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति यानी डी, उसके बाद अशोक मेहता समिति बी, डी और बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद फ्रेंड भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को किस आधार पर परिभाषित किया गया है? तो फ्रेंड अल्पसंख्यकों को भाषाई और धार्मिक के आधार पर परिभाषित किया गया है। इसके बाद फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति रहे हैं? तो सबसे कम अवधि के लिए रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। फ्रेंड फखरुद्दीन अली अहमद 1975 के समय भारत के राष्ट्रपति रहे थे। इसके बाद फ्रेंड हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 59। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो MC शीतलवाड़ थे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष। इसके बाद फ्रेंड राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल को निम्नलिखित शक्तियों में संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, डी यानी सभी अधिकार दिया गया है। फ्रेंड आज इतना ही, ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो रहा है, तो आज इतना ही फ्रेंड। आप लोगों का कैसा लगा? थोड़ा जल्दीबाजी में बनाए हैं, कुछ क्वेश्चन लो था, इसी की वजह से फास्ट निकले हैं फ्रेंड। तो इतना ही, जय हिंद।